हेलो बच्चों, आपकी नूपुर मैम हाजिर है एक और नई वीडियो के साथ। अब देखो, हमारे पास ना कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपके एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो मैं एक क्रिस्प टॉपिक्स प्रोवाइड करूँगी इम्पॉर्टेंट, जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। वैसे ही हम इनकम टैक्स पढ़ रहे थे, तो इनकम टैक्स में ना हमारे ये ITR फॉर्म्स जो हैं, ये ITR फॉर्म्स हैं। ITR क्या होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आज हम कवर करेंगे। ITR इज़ व्हाट? इनकम टैक्स रिटर्न। इट इज इनकम टैक्स रिटर्न। कि जैसे कंपनी या फिर कोई भी पर्सन है, जैसे आप या मैं है, तो आप लोगों की कुछ इनकम क्या है, अगर एक एग्जेम्पशन लिमिट जो है उससे एक्सीड कर रही है, तो आपको क्या करना पड़ता है? टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा उससे। तो आप जब टैक्स पे करोगे, तो आपको कहीं ना कहीं वो क्या करना पड़ेगा, किसी फॉर्म में उसे पे करना पड़ेगा। अब जैसे कई लोग हैं, वो कुछ ना कुछ स्कीम्स का बेनिफिट उठा लेते हैं या कुछ हो जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हर कोई पे करता है। कोई इंडिविजुअल होगा, कोई फर्म होगी, तो उसके अकॉर्डिंग है। जैसे कि ITR 1 है, उसमें क्या है, सब रेजिडेंट्स जो है, रेजिडेंट्स क्या कर सकते हैं, अपना वो कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। पर उनकी क्या है, अगर लेस देन क्या है, उनकी 5,000 क्या है, एग्रीकल्चर इनकम है, एक हाउस प्रॉपर्टी है, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी ना हो, तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो फुलफिल होंगी तो ही आप वो वाला फॉर्म फिल करोगे। हमारे पास मोस्टली 1 to 7 फॉर्म्स होते हैं, ITR 1 2 3 4 5 6 7। तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई कौन किस में करेगा, 7 फॉर्म है, अब हम इंसान तो एक है, हम किस में फॉर्म फिल करें। तो आज हम वो पढ़ेंगे, आपको उससे क्लैरिटी मिल जाएगी। तो सबसे पहले क्रिस क्रिस पढ़ते हैं फटाफट से। ITR 1 को ना, ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ITR 1, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है यहाँ से कि ITR 1 को हम क्या बोलते हैं? सहज। ITR 1 इज व्हाट? सहज। और जो ITR आपकी 4 है, उसे हम क्या बोलते हैं? सुगम। ITR 1 इज कॉल्ड व्हाट? सुगम। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। कि यहाँ से भी कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है कि ITR 1 को आप क्या बोलते हैं, या फिर ITR 4 को क्या बोलते हैं। तो ये एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसको याद रखना। अब ITR 1 जो है वो क्या है, वो रेजिडेंट्स जो है, रेजिडेंट इंडिविजुअल, वो क्या करेंगे, इसको फिल करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास, ये क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी या पेंशन हो सकती है। ठीक है, एक हाउस प्रॉपर्टी होगी इसके अंदर, जैसे हमने बात करी कि एक हाउस प्रॉपर्टी है अगर किसी बंदे की, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, जैसे कि लॉटरी वगैरह से, या फिर एग्रीकल्चर इनकम हमारी 5,000 तक की है, तो वो ITR 1 क्या करेगा, फिल करेगा वो पर्सन। ठीक है, अब कौन से ऐसे पर्सन है जो क्या है, ITR 1 का फॉर्म नहीं भर सकते? कौन है ऐसे जो नहीं भर सकते? कौन है वो पापी मानुस? देखिए, जिसकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, 50 लाख से ज़्यादा है, तो भाई आप दूसरे ITR में जाओगे, आप यहाँ इस फॉर्म के अंदर नहीं बनने वाले। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से एक्सीड कर रही है, आपका क्या है, कोई टैक्सेबल कैपिटल गेन है, अगर आपकी कोई बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने बोला कि सैलरी से है, तो ये सब चीजें हैं। या फिर आप डायरेक्टर हो कोई कंपनी के, या फिर एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है आपके पास, या फिर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं आपके पास, या फिर कुछ ऐसा एसेट ओन कर रहे हो जो कि क्या है, इंडिया से बाहर है, या फिर आप क्या हो, नॉन रेजिडेंट हो, या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, या फिर आपकी कोई फॉरेन इनकम है, तो आप ITR 1 फॉर्म नहीं फिल कर सकते। इफ यू आर असेसेबल विद रिस्पेक्ट टू द इनकम ऑफ अनदर पर्सन, विद रिस्पेक्ट टू विच टैक्स डिडक्टेड इन, या फिर टैक्स क्या है, कोई और बंदा डिडक्ट कर रहा है, या फिर क्या है कि सेक्शन 194N के अंदर आते हो, या फिर क्या है, जो पेमेंट वो है, क्या है, ESOP से रिलेटेड है। फिर इफ यू हैव एनी बोर्ड फॉरवर्ड लॉज या
वो है कि कैरी फॉरवर्ड करना है कुछ लॉस है, वो ऐसी चीज़ें हैं, तो आप ITF 1 में नहीं जाओगे। अब आपको होगा ये तो मैम बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सबको कैसे याद रखें, तो आपको याद ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये जो है ना यहाँ पे ITF 1 की ये चीज़ें कि ये याद रखना है। तो क्या क्या था क्रिस्प में, अगर हम पढ़ें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले ITR 1 में क्या है कि देखो, ITR 1 में क्रिस्प वही है कि सबसे पहले आप क्या हो, रेजिडेंट होगे, ठीक है, रेजिडेंट होने चाहिए। अगर आप नॉन रेजिडेंट हो या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो ना, तो भी आप क्या नहीं कर सकते यहाँ पे सिंपल। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे हमारे पास कि आपकी एग्रीकल्चर इनकम जो है, एग्रीकल्चर से जो इनकम है वो आपकी लेस देन 5,000 होनी चाहिए। अगर 5,000 से ज़्यादा है तो आप ITR 2 फॉर्म फिल करोगे, ठीक है। आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक हाउस प्रॉपर्टी से ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। आपकी कोई फॉरेन इनकम नहीं होनी चाहिए, कोई आपकी फॉरेन इनकम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर ना हो, चलो ये तो ना वाली बातें होगी, पर फिर भी याद रखना कि अनलिस्टेड शेयर ना हो, आप कोई डायरेक्टर ना हो, ठीक है। ये तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। एक हाउस प्रॉपर्टी का हो गया, एग्रीकल्चर इनकम हो गया, है ना, और अदर सोर्सेज से भी आपका हो सकता है। और बेसिकली ये क्या है, यहाँ पर सैलरी वाले लोग आते हैं, यहाँ पे सैलरी पेंशन वाले, ठीक है। और आपकी इनकम क्या होनी चाहिए, लेस देन 50 लाख होनी चाहिए, क्लियर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ITR 1 में याद रखने हैं। फिर आता है हमारे पास ITR 2। अब ITR 2 क्या है वो हम पढ़ते हैं। देखो ITR 2 में क्या है कि सबसे पहले ITR, ये क्लियर हो गया ना ITR 1। अब ITR 2, अगर आप क्या हो, इंडिविजुअल हो या फिर HUF हो, तो आप ITR 2 करोगे। हमने ITR 1 पढ़ा कि अगर आप रेजिडेंट हो, आप इंडिविजुअल हो, रेजिडेंट इंडिविजुअल, तो आप ITR 1 फिल करोगे। ITR 2 अगर आप HUF या फिर इंडिविजुअल हो। फिर आता है आपकी इनकम सैलरी से, क्योंकि ITR 1 में वो आ रहा है तो यहाँ पे भी आएगा। हाउस प्रॉपर्टी से होगी, अदर सोर्सेज भी हो सकते हैं, यहाँ पर आप डायरेक्टर भी हो सकते हो। ITR 1 में आप डायरेक्टर नहीं हो सकते। ITR 1 में आप अनलिस्टेड शेयर भी नहीं कर सकते थे, पर यहाँ पे अनलिस्टेड शेयर हो सकते हैं, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी हो उनमें। बीइंग अ रेजिडेंट आप क्या हो सकते हो, नॉन रेजिडेंट भी हो सकते हो, और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकते हो। आपका कैपिटल गेन से भी आ सकता है, और आपकी कोई फॉरेन इनकम भी हो सकती है। आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा भी हो सकती है। आपने कोई फॉरेन में क्या पता एसेट ओन कर रखे हो आउटसाइड इंडिया, हो सकता है, वो भी हो सकता है, आप फिल कर सकते हो ITR 2। अगर आपका टैक्स क्या है 194N के अंदर है, वहाँ पे क्या था ITR 1 में 194N वालों को अलाउड ही नहीं था, आप ITR 1 नहीं भरोगे। इनकेस आपकी पेमेंट जो है हैज़ बीन डिफर्ड ऑन ESOP, वहाँ पे क्या था कि ESOP वाले अलाउड नहीं थे, तो यहाँ पे अलाउड हैं। इफ़ यू हैव, अगर आपने कोई कैरी फॉरवर्ड कर रखा है लॉस वगैरह, ठीक है। हाँ देखो, अगर आपकी इनकम क्या है यहाँ पर ग्रेटर देन 50 लाख, वहाँ पे क्या था लेस देन 50 लाख थी, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, सिंपल सा अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पर क्या है आपकी इनकम ग्रेटर देन 50 लाख होगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी इनकम ग्रेटर देन 50 लाख हो सकती है। हो सकता है आप कौन हो सकते हो, नॉन रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकते हो, आप नॉन रेजिडेंट भी हो सकते हो सकता है आपने बाहर एसेट्स ओन कर रखी हो
हो सकता है आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा हो। ठीक है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, जो सारी चीज़ें मैं आपको मना थी, यहाँ पर क्या था, आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी हो आपके पास। ठीक है, यहाँ पे भी सैलरी और पेंशन की तो बात की गई है, ये भी सैलरी और पेंशन है। हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पे एक ही है, नहीं हाउस प्रॉपर्टी है बस। हाँ, एक हाउस प्रॉपर्टी ना का रूल आपका ITR 1 और ITR 4 में होता है, और कैपिटल गेन वगैरह जो है वो ITR 1 और 4 में नहीं भर सकते। ठीक है, और इंडिविजुअल डायरेक्टर भी हो सकता है, अदर सोर्सेज से भी आपकी इनकम आ सकती है, अदर सोर्सेज से भी इनकम आ सकती है, आप डायरेक्टर भी हो सकते हो। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर। और एग्रीकल्चर आपकी इनकम क्या होगी, ग्रेटर देन 5,000। अब ITR 3 में क्या है, इट इज यूज, ये कौन यूज करेगा, इंडिविजुअल और HUF हु हैव इनकम फ्रॉम PGBP, आपका बिजनेस या फिर, एक सेकेंड, आपका क्या है, आपका बिजनेस या फिर प्रोफेशन से क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है। फिर है कैरिंग ऑन बिजनेस, नॉट ऑप्टिंग फॉर प्रिजम्पटिव इनकम, कौन कौन है जो क्या है प्रिजम्पटिव इनकम के लिए क्या कर रहे हैं, ऑप्ट नहीं कर रहे। कैरिंग बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है, जिनको क्या है कुछ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करने हैं। ठीक है, ये अनलिस्टेड शेयर्स यहाँ पर भी आएंगे। ठीक है, रिटर्न में इंक्लूड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से भी हो सकती है, सैलरी पेंशन और अदर सोर्सेज से भी हो सकती है। इनकम ऑफ पर्सन एज पार्टनर ऑफ द इन द फर्म, पार्टनरशिप में भी हो सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ITR 3 में क्या है कि बिजनेस और प्रोफेशन के हो सकते हो, इंडिविजुअल और HUF हो सकते हो आप। ठीक है, और क्या है ये कि आपने प्रिजम्पटिव इनकम के लिए ऑप्ट ना कर रखा हो, ये सब चीज़ें ITR 3 में। ITR 4 जिसे हम सुगम भी बोलते हैं, ITR 1 को हमने सहज बोला था। ठीक है, और फिर ये क्या है, अब ITR 4 किसको अप्लाई होती है, इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप्स अदर देन LLP, और ये रेजिडेंट होने चाहिए। ITR 4 में कौन कौन आएगा, बिजनेस और प्रोफेशन हो सकता है आपका। ठीक है, इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप्स हो जाएंगे, पर LLPs यहाँ पर नहीं आएंगे, LLPs। ठीक है, देखो यहाँ पर बिजनेस इनकम है आपकी, प्रोफेशन इनकम है आपकी, सैलरी और पेंशन भी है अप टू 50 लाख। ITR 1 में 50 लाख तक की थी, यहाँ पर क्या है अप टू, उससे यहाँ पे अप टू है, हाँ ठीक है अप टू। एक हाउस प्रॉपर्टी है यहाँ पे भी, वहाँ पर क्या था सिर्फ इंडिविजुअल थे ITR 1 में, यहाँ पे क्या है इंडिविजुअल, HUF, आपकी पार्टनरशिप सब हो सकते हैं। और इनकम क्या रहेगी इनकी भी, सैलरी और पेंशन से भी आ सकती है, बिजनेस और प्रोफेशन से भी हो सकती है, और एक हाउस प्रॉपर्टी होगी यहाँ पे भी। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नॉट हैविंग इनकम मोर देन 50 लाख, अदर सोर्सेज से भी यहाँ पर हो सकती है। अब आता है हमारे पास ITR 5। ITR 5 कौन करेगा, LLPs। LLPs अभी तक अलाउड नहीं थी तो यहाँ पे होंगी, AOP, BOI, AJP, जो ये सारे ऐसे चीज ये वाली है, ये ITR 5 में आएंगी। ITR 6 क्या है, ITR 6 कंपनीज के लिए है बेसिकली, क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11। फिर आता है ITR 7 चैरिटेबल ट्रस्ट्स के लिए, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, जो ऐसे रिलीजियस ट्रस्ट्स हैं
वो सारी चीज़ें यहाँ पर ITR 7 में आती हैं। ये ज़्यादा आपको लग रहा होगा, यहाँ पे देखो ये चीज़ याद रखनी है, मेनली यहीं से क्वेश्चन बनता है। फिर आपकी ये कुछ एक टेबल है, उसमें एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे है। देखो कैसे, सबसे पहले ITR 1। ITR 1 आपकी सहज है। यहाँ पर अब क्रक्स है आपके, यहाँ पे देख लो, सिंपल तरीके समझा रखा है। ITR 1 हमने पढ़ा कि किस लिए था, किसके लिए था ITR 1? इंडिविजुअल्स के लिए था जो रेजिडेंट है इंडिया के। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। क्या सैलरी थी यहाँ पे? हाँ जी, यहाँ पे सैलरी थी। हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पर एक होगी। बिजनेस इनकम क्या थी? आंखें बंद करके याद रख कर रहो, इसे देख के नहीं बताना, हम पढ़ चुके हैं सारा, बस फटाफट से इसको रिकॉल करो जो हमने पढ़ा है। बिजनेस इनकम थी यहाँ पे? नहीं होगी। बिजनेस इनकम कहाँ पे थी फिर? बिजनेस इनकम ITR 4 में भी होती है। कैपिटल गेन था यहाँ पे? नो कैपिटल गेन। अदर सोर्सेज, हाँ जी, यहाँ पे अदर सोर्सेज आ सकते हैं। एग्जाम्पशन इनकम 50 लाख तक की थी हमारी, मतलब वहाँ तक हमारा सॉरी कितनी एग्जाम्ट है, एग्जाम्ट यानी कि एग्रीकल्चर इनकम हमारी क्या थी, 5,000 तक एग्जाम्ट थी। फिर लॉटरी इनकम आ सकती है? नहीं आ सकती, क्यों? हमने बोला कि नहीं आएगा कैपिटल गेन वगैरह ये सब चीज़ें। फॉरेन एसेट्स नहीं है, कैरी फॉरवर्ड हम यहाँ पे करते हैं? नहीं करते। तो एक चीज़ याद हुई, सबसे पहले आई यहाँ पे फोकस करो, आईज क्लोज करके याद करो, क्लोज योर आईज एंड रिमेंबर। ITR 1 किस लिए थी? इंडिविजुअल जो रेजिडेंट है, एग्रीकल्चर इनकम जिनकी 5,000 से कम है, एक हाउस प्रॉपर्टी है, सैलरी और पेंशन वाले लोग हैं ये, और इनके पास क्या है, कोई इक्विटी, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्होंने कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रखा। आंखें नहीं खोलनी, आंखें बंद करके याद रखो, किसी उसमें नहीं कर रखा। फॉरेन एसेट्स भी ओन नहीं करते ये, कोई लॉटरी वगैरह में भी नहीं करते, अच्छे इंसान है ये ITR 1 वाले, किसी लॉटरी में फालतू चीज़ों में नहीं करते। अदर सोर्सेज में हाँ आएगा ITR 1। कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, सिंपल लोग हैं। ठीक है, अब आते हैं हम, आइज ओपन कर लो ITR 2 पे। ITR 2 कौन करेंगे? वहां पे था सिर्फ इंडिविजुअल, तो यहाँ पर क्या आएगा, इंडिविजुअल और HUF। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर ड्रैग डाउन कर देती हूँ। एक सेकेंड। ओके, अब यहाँ पर ये क्या है, क्या हम यहाँ पर हमारे पास सैलरी होती है? हाँ, यहाँ पर हमारी सैलरी है। हाउस प्रॉपर्टी, हाँ यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे हमारी कोई बिजनेस इनकम थी? नहीं। कैपिटल गेन था? हाँ। अदर सोर्सेज भी थे, फॉरेन एसेट्स भी थे, अनलिस्टेड शेयर्स भी थे, डायरेक्टर्स भी थे, तो यहाँ पर सारे वो सब चीज़ें आ जाएंगी। तो ये किसके लिए था ITR 2? इंडिविजुअल और HUF के लिए। यहाँ पर क्या है, डायरेक्टर्स अनलिस्टेड सारे काम कर रहे हैं, यहाँ पर वो कैपिटल गेन भी कर रहे हैं, तो यह सब चीज़ें क्या आ जाएंगी ITR 2 में। और हाउस प्रॉपर्टी भी होती है यहाँ पर, हाउस प्रॉपर्टी वाले मतलब कर सकते हैं। फिर है ITR 3। ITR 3 भी क्या है, इंडिविजुअल और HUF के लिए है, और पार्टनर्स के लिए भी है, जो पार्टनरशिप वाले होते हैं। ठीक है, अब ये क्या है यहाँ पर, व्हाट इज द सैलरी? देखो यहाँ पर क्या है, सैलरी होती है, हाँ जी। यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी की बात करी गई है, यस। ये सब चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पर ITR 3 में। ITR 3 में क्या है, यहाँ पर इंडिविजुअल की बात करी गई है, HUF की और पार्टनरशिप की। ठीक है, यहाँ पर क्या है, डायरेक्टर्स भी है, और हमारी फॉरेन इनकम, लॉटरी, कैपिटल एसेट्स, ये सब चीज़ें आ जाएंगी, और बिजनेस इनकम भी हमारी आ जाएगी, सैलरी भी। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास ITR 4। ITR 4 किसके लिए है, इंडिविजुअल HUF के लिए है ये भी। अब यहाँ पर हमारी सैलरी आती है, एक हाउस प्रॉपर्टी है, यहाँ पे भी 4 क्या था हमारा, सुगम। यहाँ पर भी क्या है, जो हमारी एग्रीकल्चर इनकम है वो ग्रेटर देन 5,000 होगी, तो आप ITR यहाँ पर करोगे। इसमें सॉरी यहाँ पर ITR
ITR 4 इंडिविजुअल्स के लिए है, HUF के लिए। ITR 1 में क्या था, सिर्फ इंडिविजुअल थे, तो ITR 4 में इंडिविजुअल और HUF। अब यहाँ पर भी सेम चीज़ें चल रही हैं कि लेस देन 5,000 एग्रीकल्चर इनकम होगी तो आप ITR 4 में कर सकते हो। फिर है आपकी प्रिजम्पटिव, पर यहाँ पर क्या एक डिफरेंस आ गया कि यहाँ पर बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम भी आएगी और सैलरी वाली तो आएगी ही आएगी। फिर आता है हमारे पास, क्या यहाँ पर कोई अच्छा हाउस प्रॉपर्टी है, हाँ हाउस प्रॉपर्टी वही वाली होगी ITR 1 वाली कि एक हाउस प्रॉपर्टी है तो। फिर है आपकी बिजनेस इनकम, प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम होनी चाहिए, कैपिटल गेन यहाँ पर कोई नहीं आएगा, अदर इनकम हाँ जी आ जाएगी, लॉटरी वगैरह नहीं आएगी और कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। तो एक चीज समझ में आई, ITR 1 और ITR 4 सेम है। ITR 1 में भी जैसे इंडिविजुअल था, यहाँ पर भी इंडिविजुअल है, इस यहाँ पे पर क्या है HUF और आ गई, यहाँ पे बिजनेस इनकम और आ गई, बाकी सब चीजें सेम है उसकी जैसी। फिर आता है ITR 5। ITR 5 किसके लिए, पार्टनरशिप और उसके लिए, ठीक है। उसके बाद सैलरी यहाँ पर होती है, नहीं यहाँ पर नहीं आएगी सैलरी। तो सैलरी आपने देखा कहाँ कहाँ पर है, ITR 1 2 3 4 तक सैलरी है आपके पास। फिर उसके बाद आता है हमारे पास ITR 5 में ही हाउस प्रॉपर्टी हाँ जी आएगी, और सारी कैपिटल इनकम, डायरेक्टर, ये सब लॉटरी, सब चीज़ें यहाँ पर आएंगी। ITR 6 किसके लिए, कंपनीज के लिए, और ITR 7 चैरिटेबल ट्रस्ट, पॉलिटिक्स, इन सब चीज़ों के लिए, रिलीजियस, सारी ITR 7 वाले फिल करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी आएगी यहाँ पर, आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी दोनों में, हाउस प्रॉपर्टी भी आपकी कोई कैपिटल गेन से आ रही है, आपका कोई अदर सोर्सेज से आ रही है, आपका कोई फॉरेन एसेट है, आप कैरी फॉरवर्ड भी यहाँ पर करोगे। कैरी फॉरवर्ड कहाँ कहाँ पर नहीं हो रहा, वो है सिर्फ ITR 1 और ITR 4, जिनके फीचर्स भी थोड़े सेम है, तो याद रखोगे अच्छे से। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब वाई शुड यू फाइल ITR, क्यों फाइल करना है, क्यों करें, क्यों इतनी माथा पच्ची लगानी है कि अब ये वाला फॉर्म भरना है, ये वाला नहीं, ये वाला क्यों भरे, क्यों आपको डिसाइड करना है, अपना बैठो आराम से, इतना क्यों दिमाग खर्च करना है, क्यों इतना टाइम वेस्ट करना है, करना है भाई, वरना ITR वालों की रेड पड़ जाएगी, इनकम टैक्स पे नहीं करोगे तो। फिर तुम्हारे वॉल की सीलिंग, वॉल की सीलिंग आपकी सीलिंग से और आपके पता नहीं कहाँ कहाँ से आपके पिल्लों से निकल रहे होंगे पैसे, और फिर घर पे भी ताला लग जाएगा, नहीं भरोगे अगर ITR। तो देखो क्या है, इफ़ यू वांट टू क्लेम एन इनकम टैक्स रिफंड फ्रॉम द डिपार्टमेंट, अगर आपको रिफंड चाहिए तो ओके कर दो। अगर आपको टैक्स रिफंड चाहिए, अगर आपको क्या है आपने फॉरेन एसेट्स में इन्वेस्ट कर रखा है, अगर आपको वीज़ा या लोन अप्लाई करना है, ठीक है, अगर आप टैक्स पेयर हो किसी कंपनी या फर्म में, रिस्पेक्टिव चाहे उसका प्रॉफिट और लॉस हो, आपको फिर भी क्या करना पड़ेगा, ITR फाइल करना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। अगर आपका लॉस है या कोई मतलब कैपिटल गेन है, यू विल नॉट बी अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड इन नेक्स्ट ईयर अनलेस, जब तक आपने रिटर्न फाइल नहीं करी। तो इनको क्या है, मैं ये बुक क्या बोलूँ मैं, बुक है, मतलब इनका क्या है कि चाहे आपको लॉस हो चाहे गेन हो, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। और क्या है यहाँ पर, अगर आपको कोई लोन लेना है, आपको कहीं बाहर जाना है, आपको कोई फॉरेन एसेट्स में इन्वेस्ट कर रखा है, अगर उससे आपने कुछ अर्निंग करी तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी ही पड़ेगी, आप टैक्स पेयर हो। फिर है वाई इट इज मैंडेटरी, ये मैंडेटरी क्यों है, अगर किसी की क्या है इनकम एग्जाम्पशन लिमिट से एक्सीड कर रही है तो आपको क्या है, मैंडेटरी है। अब दूसरी चीज़, सपोज आपकी ऐसा हो गया कि आपकी जो इनकम है वो क्या है, आपकी एग्जाम्पशन लिमिट से, अगर आपकी इनकम जो है वो एग्जाम्पशन लिमिट से एक्सीड नहीं कर रही, तो भी आपको कई ऐसे केसेस हैं जहाँ पर इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। कैसे केसेस हैं वो हम आगे बढ़ते हैं। कि देखो सबसे पहले, अगर आपकी इनकम, आपके बैंक का करंट अकाउंट में आपके 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे हैं, सेविंग अकाउंट में 50 लाख, ठीक है, अगर आपने फॉरेन ट्रेवल में 2 लाख से ज़्यादा स्पेंड कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी का आपने 1 लाख से ज़्यादा स्पेंड कर दिया, बिल आ गया आपके घर में, TDS अगर आपका 25,000 से ज़्यादा कर दिया आपने पे या कलेक्ट,
फिर अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर 60 लाख से ज़्यादा हो गया, प्रोफेशनल टर्नओवर अगर आपका 10 लाख से ज़्यादा हो गया, तो भाई साहब आपकी चाहे एग्जाम्पशन लिमिट हो या ना हो, आपने हेरा फेरी करके ये सब चीज़ें तो करी ना, तो आपको ITR भरनी पड़ेगी। ठीक है, क्या क्या चीज़ें थी देखो, अगर आपकी क्या है, आपके करंट बैंक अकाउंट में क्या है, ग्रेटर देन 1 करोड़ है, सेविंग्स में क्या है आपका 50 लाख सेविंग अकाउंट है और 50 लाख से ज़्यादा पैसे रख के बैठे हो, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। अगर आप सपोज फॉरेन एसेट्स में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, सॉरी फॉरेन ट्रेवल में 2 लाख से ज़्यादा कर रखा है, TDS वाला हो गया, ये सारी लिमिट्स आपको याद रखनी पड़ेंगी यार। ठीक है, जैसे फॉरेन, वैसे इतना आई डोंट थिंक यहाँ से कुछ ऐसा बनेगा, बट फिर भी याद रखना पड़ेगा। अगर आपने फॉरेन ट्रैवल किया है, बाहर घूमने गए हो, छुट्टियां मनाने का बड़ा शौक है, और 2 लाख से ज़्यादा स्पेंड कर दिया, बट आपने ITR फिल नहीं करी, तो भी दिक्कत हो जाएगी, आपको ITR फिल करनी पड़ेगी। फिर आता है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल, आपका 1 लाख से ज़्यादा आ गया, बिजनेस का टर्नओवर 60 लाख से, ये सही सब लिमिट याद रखना आप। ठीक है, हु आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम, अब कौन एग्जम्प्टेड है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एग्जाम्प्ट कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक क्लास या क्लासेस ऑफ पर्सन्स को, कि भाई ठीक है तुम क्या कर सकते हो, नहीं करोगे, मतलब या फिर नॉन रेजिडेंट नॉट हैविंग इनकम, या फिर ये हाँ, कि सिंपल सी बात है, या तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दे, या फिर ऐसे लोग जो नॉन रेजिडेंट हैं, जिनकी इनकम क्या है, अराइज है, एक्वर नहीं हुई है इंडिया में, तो वो लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ऐसी कुछ गवर्नमेंट की तरफ से अभी नहीं आई। तो ये आपके कुछ की हाइलाइट्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको लिख देती हूँ, फॉरेन ट्रैवल जो था आपका। ठीक है, फॉरेन ट्रैवल, उसके बाद अगर आपकी प्रोफेशनल इनकम, फिर आपकी बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम 60 लाख थी, प्रोफेशनल इनकम आपकी 10 लाख थी, कि अगर उससे ज़्यादा एक्सीड कर रही है तो भाई दो, हमें दो। ठीक है, TCS TS आपने 25,000 से ज़्यादा पे कर दिया, और फिर दूसरी चीज़ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी आपने 1 लाख से ज़्यादा पे कर दी, इलेक्ट्रिसिटी आपकी अगर 1 लाख से ज़्यादा है। तो फटाफट से देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा, ITR 1 से ITR 7 तक पढ़ा। हमने पढ़ा कि क्यों पे करना पड़ता है, और अगर आपकी एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा आपकी क्या है, आपकी एग्जाम्पशन लिमिट में आप नहीं आ रहे, तो आप ये मान लेते हो कि ठीक है हमें रिटर्न नहीं भरनी पड़ेगी। पर कुछ ऐसे केसेस हैं, अगर आप एग्जाम्पशन लिमिट मतलब से भी बिलो हो, तो भी आपको पे करना पड़ सकता है, रिटर्न आपको फाइल करनी पड़ सकती है। जैसे कि कुछ केसेस हमने पढ़े कि अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपके करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा है, सेविंग्स में आपके 50 लाख से ज़्यादा है, अपना बैंक अकाउंट जाकर चेक करना, सेविंग अकाउंट है आपका, अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको टैक्स रिटर्न पे करनी थी। फिर अगर आपके पास क्या है, आपके बिजनेस इनकम 60 लाख से ज़्यादा है, प्रोफेशनल इनकम 10 लाख से ज़्यादा है, अगर आपने TCS TS 25,000 का पे कर रखा है, या फिर आप फॉरेन ट्रैवल 2 लाख से ज़्यादा करके आए हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका 1 लाख से ज़्यादा है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। नहीं करी तो लगेगा डंडा सरकार का। तो यही था हमारा ITR। होप यू गेट इट, एंड yes, looking forward for the next video. Thank you for watching till end.